हाशिए का जो समाज है, खास करके अग्रणी जातियों में ये था कि इनको सत्ता से बाहर का आंदोलन हो, जगदेव प्रसाद का आंदोलन हो, इस तरह के बहुत सारे आंदोलन, या कर्पूरी जी की जो पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें महत्वपूर्ण ये होगा कि नीतीश कुमार जो है वो अति पिछड़ों के का गला काट रहे हैं। अभी भी उसको सोसाइटी के मुख्य धारा में उसको लाने की जरूरत है, आकांक्षाएं हैं, और उसको कैसे आप एड्रेस करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से मंगनीलाल मंडल को राजद ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उससे अति पिछड़ी जातियों को साधने की कवायद पार्टी के द्वारा की जा रही है। लेकिन क्या ईबीसी अति पिछड़ी जो जातियां हैं उनको साधना राजद के लिए आसान होगा? जो कमजोर संख्या के स्तर पर जातियां हैं उनको राजद के साथ जोड़ना काफी मुश्किल आ रहा है, और हम नेताओं के बयान के संदर्भ में भी बात करेंगे। और जिस तरह से उनको अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं हेमंत कुमार, उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा, उसकी भी खूब चर्चा सत्ता के गलियारे में हो रही है। उससे जो सवाल उठे हैं उन सवालों पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हेमंत कुमार जी, नमस्कार। और दर्शकों के लिए है कि नीचे स्क्रॉल में यह चल रहा है कि हेमंत कुमार ने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी राज को हटाया था, और अब लालू प्रसाद यादव जो सोशल इंजीनियरिंग के पुराने खिलाड़ी हैं मंगनीलाल मंडल, उनके माध्यम से नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएंगे। अभी ताजा बयान जन्मदिन लालू यादव का आया कि मैं जल्द से जल्द तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। इसके लिए यह भी कहा गया कि जो जमीन पर काम कर रहा है उनको टिकट देंगे, ये अलग बात है। इससे पहले बिहार के औरंगाबाद के सागरपुर के पास एक गांव है गोविंदपुर, वहां एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रही डॉक्टर कांति सिंह कहती हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो जिन्न निकलता था वह जिन्न अब नहीं निकल रहा है। तो क्या कभी आपने यह सोचा कि यह जिन्न निकल क्यों नहीं रहा है? क्या जिन्न में शामिल जो जातियां थीं उनके पास आप जा रहे हैं? वो यादवों को संबोधित कर रही थी कि आप जा रहे हैं, उनके सुख दुख में आप शामिल हो रहे हैं। तो तमाम तरह के सवाल हैं। हेमंत सर, हम आपका स्वागत करते हैं, और आप ही के लिखे से यह प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग अति पिछड़ा को साध कर नीतीश कुमार ने लालू और राबड़ी के राज को खत्म किया, उनको सत्ता से हटाया, अब कौन सा सामाजिक न्याय की रणनीति बनाएंगे, सोशल इंजीनियरिंग करेंगे लालू और तेजस्वी कि नीतीश कुमार को सत्ता से दूर किया जाए आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में? ये धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी लालू यादव ने जो प्रयोग किया है कि वो मंगनीलाल मंडल को लेकर के आए हैं। मंडल जी पहले भी लालू जी के साथ रहे हैं और वो मंत्री भी थे जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी उस दौरान। तो इनको लाने का जो मकसद है, उस मकसद में निश्चित रूप से वो अति पिछड़ी जातियों को राजद के साथ उनको जोड़ना है, उनको इंटैक्ट करना है। ये एक बहुत लंबे समय से इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है, और इससे हम सब सहमत हैं कि एक दौर में जब 90 से लेकर के 2005 का जो दौर है, जो लालू राबड़ी रेजिम जिसको कहते हैं, उस दौर में जो ये अति पिछड़ी जातियां, या कह लीजिए कि जो हाशिए का जो समाज है, उस समाज में एक जो आकांक्षा जगी, उस आकांक्षा को गाहे बगाहे बहुत ही ढंग से उसको एड्रेस नहीं किया गया, उसको संबोधित नहीं किया गया। तो उसने एक तरह से जो विक्षोभ पैदा किया, उस विक्षोभ को बहुत ही नजदीक से नीतीश कुमार उसको देख रहे थे, और उन्होंने एक तरह से उसी विक्षोभ को उन्होंने संयोजित किया, एक जगह इकट्ठा किया उसको, और उसमें बीजेपी जैसी पार्टी का, जिसके पीछे आरएसएस है, उसका उनको समर्थन मिला। और इसका समर्थन मिलने का मतलब है कि अपर कास्ट का समर्थन मिला उनको। और ये
खास करके उस दौर में जब ये देखा जा रहा था कि लालू राबड़ी का जो रिजीम है वो रिजीम सरपट चला जा रहा है और उसको रोका नहीं जा सकता है, और खास करके अग्रणी जातियों में ये था कि इनको सत्ता से बाहर किया जाए, और उन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार का नेतृत्व कबूल किया और उस स्पेस में अपने आप को भी एडजस्ट किया, नीतीश जी के नेतृत्व में अपने आप को उनके पीछे लामबंद किया। और खास करके आप जब अपने समाज को देखेंगे तो अपने समाज में जो अपर कास्ट तबका है वो एक तरह से वातावरण बनाने में, माहौल बनाने में वो उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तबका है, साधन संपन्न तबका है, उसकी पहुंच जो है अधिक है, तो उसका एक्सेस जो है उसका इस्तेमाल वो इस रूप में किया गया। तो कुल मिलाकर के ये जो मोटा मोटी तस्वीर मैंने आपके सामने रखी कि वो जो दौर था जिसने लोगों में आकांक्षा पैदा, वो आकांक्षा भी लालू राबड़ी रिजीम की वजह से ही सामने आया। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे लोग, वो आकांक्षा उसके पहले लालू रिजीम से पहले का भी की जो चीजें थी, चाहे वो आप बहुत पीछे जाएंगे तो त्रिवेणी संघ का आंदोलन हो, जगदेव प्रसाद का आंदोलन हो, इस तरह के बहुत सारे आंदोलन, या कर्पूरी जी की जो भूमिका उसमें है, उन सब चीजों ने मिलाकर के एक लालू जी के लिए एक माहौल तैयार किया। लालू जी उसमें इमर्ज हुए, फिर लालू जी ने उस माहौल को आगे बढ़ाया। लेकिन वो जो आकांक्षा जिसकी मैं कह रहा हूँ कि उन जातियों की जिनको लालू लगातार राजनीति के रंगमंच पर लेकर के आ रहे थे, और वो ये जो लोग आप कहते हैं कि उन्होंने बाकी लोगों को छोड़ दिया, नहीं, मैं मानता हूं कि उन्होंने बाजाबता उन लोगों को आगे किया, लेकिन उसकी कोई मार्केटिंग, उसकी वो बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से और बहुत ही अनुशासित ढंग से वो अंजाम नहीं हो रहा था। वो जैसे कि होता था कि लालू जी को एक दिन मनाया कि वहाँ दरभंगा में हुआ, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, मोहन मेहतर शायद उनका नाम था, तो उन्होंने एमएलसी बनाया। तो ये अपने उदाहरण मिलते हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे ढेर सारे उदाहरण लिया जाता है। हाँ, तो ऐसे ढेर सारे दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं। तो ये उनके चिंतन का उससे संकेत मिलता है कि वो क्या चाहते थे। लेकिन जो कहते हैं ना कि मीडिया, मार्केटिंग और सोसाइटी को उस आधार पर गोलबंद करना, वो उस समय वो उस दौर में वो संभव नहीं हो पा रहा था, ये इनकी विफलता थी कि वो उसको नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद जब नीतीश जी का उनके साथ जो अनबन हुआ, और उसके बाद उन्होंने, नीतीश जी ने पहले समता पार्टी बनी है, उसके बाद बहुत सारे लंबा किस्सा है, अलग कहानी है। लेकिन अभी मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ कि अभी जिनको लेकर के आया गया हुआ है, देखिए उनकी खासियत ये है, उनकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनकी उम्र काफी है, लेकिन मैंने जब उस पर भी आएंगे हेमंत जी, हम उस पर भी आएंगे। आपने ही एक शब्द इस्तेमाल किया है कि राजद अति पिछड़ों के लिए मेगा इवेंट करेंगे। वो मेगा इवेंट क्या है, कैसे अति पिछड़ों को जोड़ने का प्रयास राजद करेगा? जैसे कल जो हुआ, जो उनकी मंगनीलाल को जो औपचारिक घोषणा हुई, क्योंकि वो तो नॉमिनेशन के बाद साथ ही ये तय हो गया था कि यही बनेंगे, और उसके पहले बल्कि जनवरी में जब वो शामिल हुए थे, और फुलपरास में एक कार्यक्रम था जो पूरे बिहार में उस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था कर्पूरी जी के इसको लेकर के, तो उस कार्यक्रम में संयोग से मैं भी गया था फुलपरास, और मैंने भी वहां देखा था, तो वहीं पर शामिल हुए थे मंडल जी। और उसके बाद ही चर्चा चल रही थी कि इनको ये जगदानंद सिंह की जगह पर इनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो उसकी एक औपचारिक घोषणा होनी थी, लेकिन उसके पहले जैसे कि नॉमिनेशन हुआ, उस दिन आप देखेंगे वो पूरा पिक्चर फ्रेम देखेंगे तो उसमें लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी, बाकी के पार्टी के जो महत्वपूर्ण नेता थे सब लोग थे वहां पर। और उसके बाद जब 19 तारीख को जो मीटिंग हुई वहाँ ज्ञान भवन में, उसमें भी ये दिखा कि एक तो राज्य परिषद के तमाम 800 मेंबर उसमें थे, बाकी पार्टी के महत्वपूर्ण लोग थे। तो ये हो सकता था कि पहले उनको कमान दे दिया जाता, जैसे जनवरी में शामिल हुए तो वो औपचारिक घोषणा हो जाती कि ये, क्योंकि जगदाव तो उस समय वो काम कर नहीं रहे थे, तो अस्वस्थ हो गए थे, तो उस समय ये भी घोषणा हो सकती थी। लेकिन इसको मेगा इवेंट मैंने जो कहा कि जो बनाने की कोशिश की थी, ताकि एक जो मैसेजिंग की जाए कि हमने कमान दी है अति पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता को, और आज की तारीख
में जिधर जिस इलाके से मंडल जी आते हैं उस इलाके में उनकी बिरादरी पर ही नहीं बल्कि ओवरऑल अति पिछड़ा समाज और ओवर उससे भी ऊपर उठ करके आप कह लीजिए तो जो पूरा जो बहुजन स्पेस है उस स्पेस में उनकी अच्छी पकड़ है। इसलिए मतलब राजद भी अब इवेंट करने लगी है। राजद भी अब जैसा आपने कहा था कि व्यवस्थित रूप से प्रचार और मार्केटिंग नहीं कर पाई थी राजद, पिछड़ों अति पिछड़ों को जो उसने आवाज नहीं, हम ये मैं इवेंट को उस रूप में नहीं लेता हूं कि आप चीजों को लार्जर देन लाइफ बनाइए। कहने का मतलब ये होता है मेरा इवेंट दूसरे तरह का है। मैं समझता हूं कि जब आप किसी को सम्मान दे रहे हैं तो उसको उसी तरह का वो ग्रैंड होना चाहिए, वो ऐसे ही नहीं होना चाहिए। कि कहने का ये मकसद मेरा ये है कि जैसे कि आप किसी को बुलाते हैं किसी कार्यक्रम में, तो भाजपा के वोटर माने जाते हैं हेमंत जी। देखिए ऐसा नहीं है। इस पर बीजेपी ने आरएसएस ने काम किया और इसलिए काम किया कि उन लोगों को लगा कि ये जो पूरा जो हिस्सा है सोसाइटी का, इस हिस्से को जब तक हम अपने साथ नहीं मिलाएंगे तब तक हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने वोट ट्रांसफर की क्षमता है मंगनीलाल मंडल में। अभी बिहार में जो है लालू यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये तीन के अलावा कोई नेता तो ऐसा नहीं दिखता है जो अपनी जाति का वोट ट्रांसफर करा सके। उसमें महत्वपूर्ण ये होगा कि एक तो टिकट का वितरण, दूसरे की प्रचार का एजेंडा, और आप कितना फोकस्ड होकर के उसको नीचे तक ले जाते हैं। जैसे कि एक बात मैं बताऊं आपको कि मंडल जी, जिसको मैंने लिखा भी है उसमें, मंडल जी ने जो बात कही उस बात को वो बात किसी ने अब तक नहीं उठाई है। ये उनकी चिंतन परंपरा और उनकी गहन पकड़ को दिखाता है कि किन चीज वो बताते हैं कि उन्होंने ये तक कहा कि नीतीश कुमार जो है वो अति पिछड़ों के का गला काट रहे हैं। तो ये कहने के पीछे मकसद उनका ये है, वो उसको बिल्कुल ही उसी ढंग से नहीं लिया जाए। उनका कहने का मकसद है कि आप लोगों का जो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है अति पिछड़ी जातियों का, उसमें उनके सशक्तिकरण का जो कार्यभार है उसको छोड़ करके उनका कम्युनलाइजेशन बड़े पैमाने पर इस पर हो रहा है। और नीतीश इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप जो है वो अति पिछड़ों का गला काट रहे हैं। तो ये जो इस्तेमाल हो रहा है तो नीतीश जी उसमें तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अभी हालत ये हो गई कि अभी आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी आए, उनके साथ जो नीतीश जी की जो खुली जीप पर खड़े होकर गए हैं उसमें उनकी पूरी भावभंगिमा देखिए और क्या भाषण किया है उन्होंने, वो देख लीजिए। और अभी जो स्थिति है जिसको लेकर के बहुत विवाद खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से जो आयोगों में जो जिस तरह की नियुक्तियां हुई है, और अब खुलेआम अशोक चौधरी ने कहा है कि हमारे दामाद जो है वो आरएसएस कोटा से आए हैं, तो सवाल उठाया जा रहा है कि अब नीतीश जी को बताना चाहिए क्या यह सरकार आरएसएस के दिशा निर्देश पर नागपुर से नियंत्रित और निर्देशित हो रही है। तो नीतीश जी की जो ये हालत है इसको लेकर के निश्चित रूप से सबसे ज्यादा किसको कौन वल्नरेबल पोजीशन में है, वो तबका है जिसको अभी भी जस्टिस चाहिए, अभी भी उसको सोसाइटी के मुख्य धारा में उसको लाने की जरूरत है। तो ये जो इस जरूरत को न पूरा करके ये माना जा रहा है कि आपने तो उनकी राजनीतिक ताकत का, जिसको कहते हैं कि 36% पूरा हिस्सा बनता है वो अति पिछड़ों का, उसका इस्तेमाल तो आपने किया, लेकिन अंततः वो कहाँ चले गए, अंततः वो मंडल अति पिछड़ों को टिकट दिलाने में सफल होंगे, खासकर अपने ही समाज के ये मंडल जी का ही एजेंडा। मुझे लगता है कि जिस तरह की बातचीत, जिस लाइन पर आरजेडी काम कर रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये तो उनके लिए लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि जितना उनको था उसमें दिया, वो प्रयोग सफल रहा और आप को टिकट उन्होंने दे दिया। हाँ, आप ही के इलाके में मुझे लगता है कि वो प्रयोग उन्होंने सफल जीते। हाँ, तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में अगर ये प्रयोग पार्टी का निर्णय होगा, ये भी किसी व्यक्ति के कहने और न कहने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर ये पार्टी सामूहिक रूप से इस दिशा में जाना चाहती है कि जहां अति पिछड़ा सेंट्रिक काम हो,
दलितों पर केंद्रित काम हो, उस काम में तो पार्टी अगर सामूहिक रूप से अगर आगे बढ़ती है तो उसमें मंडल जी, चाहे तेजस्वी यादव या लालू यादव या और भी जो लीडरशिप है आरजेडी का, तो क्या वो तो इससे अलग तो जाएगा नहीं। ये मुझे लगता है कि एक कोर इशू बन गया हुआ है कि अति पिछड़ों को समेटना है, और उनको समेटने का तरीका क्या है कि उनको अधिक से अधिक संगठन में और टिकट वितरण में उनको हिस्सेदारी दी जाए। तो मंडल जी को लाने का मकसद 77 वर्ष के मंगनीलाल मंडल हैं, क्या जयप्रकाश नारायण की तरफ? लेकिन उनका वीडियो अगर आपको चलाना चाहिए था कि जो उनका वीडियो, जो भाषण था उनका और इंटरव्यू जो था नॉमिनेशन के बाद, वो वाला वीडियो चलाते तो मुझे लगता है कि शायद उनके सामने कोई 25-30 साल का व्यक्ति भी उतनी खनकदार आवाज में और उतनी साफ साफ बात नहीं कर सकता है जिस तरह की बात वो कर रहे थे। तो मुझे उनकी उम्र से कोई बहुत ये नहीं लगता है कि उनकी उम्र का कोई असर उनके विचार पर और उनकी राजनीति पर है। उम्र का असर शरीर पर पड़ता है, लेकिन अगर विचार और राजनीति पर अगर बिल्कुल आप ये है, आपकी पकड़ बनी हुई है, तो उससे कोई असर नहीं होता है। अब नीतीश जी को देखिए कि उनके शरीर और मन पर दोनों पर नियंत्रण एक तरह से उनका साफ साफ खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो इस अवस्था में तो मंडल जी नहीं है। मंडल जी, एक अंतिम सवाल आपसे हेमंत जी जानना चाहेंगे कि राजद को जैसे बनिया बाभन की पार्टी बीजेपी को कही जाती है, सवर्ण की और वैश्य की पार्टी, उसी तरह राजद पर भी आरोप है कि वो मुस्लिम और यादव की पार्टी है। कभी मुस्लिम को क्यों नहीं? लोग तो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी मुस्लिम को, किसी अल्पसंख्यक को अगर वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रहते तो सीमांचल में जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी IMI कर रही है खेल, उनकी दुकान बंद हो जाती है, इनको लाभ होता, मुस्लिमों की भी आकांक्षाओं को थोड़ा तुष्ट करने का बहाना मिलता। देखिए उसी का तो जवाब मुझे लग रहा है कि उन्होंने यादव को नहीं बनाया, उन्होंने मुसलमान को नहीं बनाया, उन्होंने अति पिछड़ा को बनाया। और आपको ये भी जानकारी तो होगी कि आरजेडी का कोई अति पिछड़ा पहली बार आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बना है। इवन की अध्यक्ष बने हैं, लेकिन पहला अति पिछड़ा है। नहीं, और दूसरे की इसमें भी देख लीजिए, अब दूसरे किसी पार्टियों में भी कोई नहीं बना है, दूसरी किसी पार्टी के पास भी ये रिकॉर्ड नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि उनको लाने का जो प्रयोग है, ये एक प्रयोग ही है। और उनके साथ जो अपनी जो एक लीगेसी है, उसका मुझे लगता है कि उसका लाभ मिलेगा। अब ये है कि इन चीजों को लेकर के पार्टी नीचे तक कितना सक्रिय होती है, ये बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर के अभी तेजस्वी यादव लगातार बिहार में घूम रहे हैं, इन चीजों पर बातचीत हो रही है। तो ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। जैसे देखिए कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा कर दी, तारीखों की भी घोषणा हो गई। अब ये है कि इधर से मांग हो रही है कि भाई जो 65% जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उसको क्यों नहीं आप लागू करवा रहे हैं। तो ये सारे सवाल जो है, सोशल जस्टिस का जो पूरा एजेंडा है, वो एजेंडा इस चुनाव में बड़ा एजेंडा एक बनने वाला है। और ये इस एजेंडे पर ही पूरी लड़ाई केंद्रित होगी। और आरजेडी भी, महागठबंधन भी चाहेगा कि इसी केंद्र एजेंडे पर इनको खींच करके लाया जाए और उसका लाभ मिले। तो अति पिछड़ों का जो कह लीजिए कि अति पिछड़ों को लेकर के जो आरजेडी जिस तरह से काम कर रहा है, वो लोकसभा चुनाव में उसको आजमाया गया। विधानसभा चुनाव में अगर उसको बहुत कारगर ढंग से आजमाते हैं तो मुझे लगता है कि इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो जो आकांक्षाएं हैं और उसको कैसे आप एड्रेस करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि देखिए बीजेपी लाख उस पर काम करे, लेकिन जैसे ही इस प्लान से अगर इस पर अच्छा काम होगा तो उधर से लोग टूटना शुरू हो जाएंगे। कोई मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज अभी बात आप कहना चाहें? हाँ, नहीं, अंतिम बात मेरी यही है कि बहुत लंबे समय से जिस बात की चर्चा चल रही थी, उस पर उस चर्चा को एक तरह से इसके जरिए विराम भी दिया गया है और उस मांग पर मुहर भी लग गई, उसको मंजूरी भी मिल गई एक तरह से कि अति पिछड़ा चेहरा को सामने रखना है। अब इनको ये एक चुनौती ये भी है कि आप उनको लाए हैं तो एक तरह से उनको एकदम सेंटर में आपको रखना पड़ेगा, और वो साइड बाय साइड काम नहीं चलेगा, हमको सेंटर में रख तेजस्वी और लालू परिवार के सामने वो कुछ कर पाएंगे, बोल पाएंगे, काम कर पाएंगे, फ्री हैंड मिल सकेगा? देखिए मंडल जी का जो हैसियत है ना, उसमें मंडल जी वो किसी से
उनका सम्मान तो उसी दिन हम लोगों ने देखा जब नॉमिनेशन हुआ उस दिन। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा, उसमें कोई ऐसा नहीं कोई किसी का टांग खींचेगा या कोई किसी को डिक्टेट करेगा, ऐसा नहीं है। ये एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ इनको कुछ सीखना है, इनको कुछ ग्रहण करना है, ये सब नहीं है। एक सीजन्ड आदमी है तो इसलिए उनके लिए स्वतः सम्मान उनका होना चाहिए, उसके लिए कोई मांग नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी खासियत है, जिस व्यक्ति को लेकर के ऐसा हो सकता, लोग करें कि नया लेकर आना चाहिए था। अरे भाई, किसको नया लेकर के आना चाहिए था? पता चलेगा नया चेहरा लेकर के आ गए और वो राजद को निर्णय लेना है, राजद ने अपने हिसाब से निर्णय लिया। और बिहार विधानसभा चुनाव है तो हम हेमंत जी के साथ, मैं समझता हूँ ये परिपक्व निर्णय है, ये हाँ परिपक्व निर्णय है। और हमने तो के मंडल सर से जो है तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उनसे बातचीत का वीडियो भी जारी किया। उन्होंने कहा है कि ये दूरदर्शी सोच है, मास्टर स्ट्रोक है लालू यादव का। तो फिर हम मिलेंगे हेमंत जी के साथ और बिहार विधानसभा चुनाव पर लगातार मुद्दों की बात हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर